आओ तो अब नेक्स्ट इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर अपन देखते हैं योजनाएं। ठीक है, चैप्टर वही अपने चैप्टर 2 ही चल रहा है एग्रीकल्चर वाला। और पेज नंबर क्या आ गया, ये क्या कौन से पेज नंबर पे आ गया अपन? पेज नंबर 23 पे है ना। योजना है एग्रीकल्चर से संबंधित, पेज नंबर 23 ये इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है ना, 2023-24 योजना है। तो टोटल ये 28 योजनाएं आएंगी जिनका संबंध केवल एग्रीकल्चर से है। ठीक, नंबर मैंने डलवाई दिए। इसके अंदर सबसे पहले अपन योजना देख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर, ये कौन सी योजना अपने? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, है ना। तो देखो इसके अंदर जो वर्ड आ रहा है उसी को अपने को पकड़ना है। क्या वर्ड आ रहा है? मुख्यमंत्री। पहले तो वर्ड है देखो मुख्यमंत्री। अब पहले यहाँ मुख्यमंत्री से एक चीज़ आप समझ लो जो आगे योजनाओं में भी अपन को वो चीज़ समझ में आएगी। देखो अपन जैसे देश देखते हैं तो एक तो है अपना देश को अपन जैसे दो भागों में बांटें। एक तो जैसे अपन देखते हैं जैसे केंद्र सरकार, ठीक है ना, केंद्र, और एक अपन बोलते हैं राज्य। तो केंद्र सरकार वाली योजनाएं भी जैसे राज्यों के अंदर लागू होती है। भाई केंद्र की योजना है तो वो केंद्र के लिए थोड़ी है, वो तो राज्यों के लिए ही है, 30 राज्य है अपने। तो इन जितनी भी योजनाएं हैं इनके अंदर या तो वर्ड आएगा प्रधानमंत्री, ठीक है, या इनके अंदर वर्ड, इनके जो जैसे यहाँ वर्ड आ रहा है ना अभी शुरू के अंदर मुख्यमंत्री फर्स्ट नेम, वो या तो प्रधानमंत्री आएगा या राष्ट्रीय आएगा। ठीक है, इस समय। और यही जैसे जब कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी तो ये वर्ड आ जाता था इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, समझ गए, ये थी राष्ट्रीय। अभी तो ये दो वर्ड आ रहे हैं पीएम या राष्ट्रीय, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये योजनाएं कौन सी होंगी? ये योजनाएं वो जो कि केंद्र सरकार ने लागू करी हैं, ठीक है, या आज केंद्र सरकार के सहयोग से ये चल रही हैं। जैसे कई जगह अनुपात लिखा हुआ आएगा, उसमें अपन यूं लिखा हुआ अनुपात, सी अनुपात है, तो ये है सेंट्रल और स्टेट का अनुपात। 60 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40 पैसे स्टेट गवर्नमेंट देती है, ये हो। अब अपन आगे पढ़ेंगे जब ये चीज़ आएगी, लेकिन ये है। तो जैसे किसी स्कीम में जैसे आ जाएगा प्रधानमंत्री, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना आएगा, तो सीधी सी बात है ये किसने शुरू करी? प्रधानमंत्री लगती है वो केंद्र ने शुरू करी। अब अपन बात करें राज्य की, तो राज्य में हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये योजनाएं आएंगी ऐसे मुख्यमंत्री के, शुरू में बढ़ते ही शब्द आएगा मुख्यमंत्री, तो वहीं से अपन को पकड़ लेना है कि ये कहाँ। अब जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री लेवल की स्कीम है तो सीधी सी बात है सेंटर का उसमें कोई लेना देना ही नहीं, वो राज्य सरकार ने चालू करी है। अब उसमें आप ये दिमाग पर लगा देना केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात ही है, फिर एग्जामिनर को ये मौका मिल जाएगा। और वो फिर छाप भी बहुत बुरी डालता है फिर ऐसी इस तरह की ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान देना। तो मुख्यमंत्री का सीधे से क्या दिमाग में आ जाए कि ये राज्य सरकार की योजना है, केंद्र सरकार का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं, ठीक है। फिर ये तो ये आ गया। फिर दूसरा ये जो वर्ड आएगा ना आगे, जो भी स्कीम हो, तो उसमें एक बार इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट आप रोका करो और उसको सोचा करो कि ये शब्द क्या लिखा हुआ है ना, क्योंकि वो उसी के अंदर छुपा हुआ है सारा। अब अपन क्या करते हैं थोड़ा सा उसमें रुकते नहीं है, जल्दबाजी में निकल गई मैं आगे पढ़ूंगा, आगे क्या है, आगे नहीं, पहले वो वहाँ देख लो एक बार, तो उससे एक छवि बन जाएगी इस योजना में क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है निर्मला, ये वर्ड क्या है? कौन सा स्वावलंबन? बीज स्वावलंबन, है ना। अब बीज तो अपन जानते ही हैं, जो पौधा बनेगा आगे जाके, और खेती में सबसे बेसिक चीज बीज ही है, लेकिन इसके आगे वर्ड लिखा है स्वावलंबन। तो स्वावलंबन क्या होता है? स्वावलंबन का मतलब ये होता है कि सर दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैं मेरे हिसाब से उसको उगाऊं और जो मैं बेस्ट उसके लिए कर सकता हूं वो मैं करूं। तो यही चीज इसके अंदर है, किसान को आत्मनिर्भर बनाना है बीजों के संदर्भ के लिए, ठीक। क्या? स्वयं के खेतों में उन्नत बीज उत्पादन स्वयं। अब जैसे मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने गेहूं की फसल इस बार उगाई, बहुत अच्छी हुई, तो मैं क्या करता हूं कि यार अगली बार यार बीज दुकान से लेकर आना पड़ेगा, मैं इस फसल का एक हिस्सा करीबन 3 से 4% वो होता है, वो मैं रख लूँ जिससे कि अगली बार ये बीज के रूप में काम आएगा मेरे को, ठीक है। तो ये वो योजना है कि मतलब किसी दूसरे के पास बनने की दुकान पे नहीं जाना पड़ेगी मेरे को बीज दो, उसमें रिस्क भी है, पता नहीं कैसा आएगा। तो मैंने तो मेरे खेत पे उगाई, तो मुझे तो अच्छी तरह पता है कि यार ये क्या है, पूरी गारंटी है इसकी अच्छी फसल देने में, तो पिछली बार भी दी थी। तो ये है स्वयं के खेत पर उन्नत बीज का उत्पादन। तो भाई स्वावलंबन तभी तो बनेंगे अपन, जब अपन स्वयं पाकी हो जाएंगे, स्वयं पाठी हो जाएंगे, तभी तो स्वावलंबी बनेंगे कि मुझे अब विश्वास है पूरा कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये है स्वयं के खेत में उन्नत बीज उगाना, ठीक है। अब उन्नत बीज तो उगाना, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी जैसे टेक्निकलिटी हर स्कीम में अपन को मिलेगी, वो क्या क्या है देखो। सबसे पहले देखो आ रहा है सभी 10 जलवायु खंडों में लागू, है ना। अब देखो ये लाइन ऐसी, आप ये समझो कि ये ऐसी एक टेक्निकल बिंदु है जो अपन कृषि संबंधी किसी भी स्कीम के अंदर लगा सकते हैं,
अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आए कि ठीक है कि भाई जैसे अपन को पता है कि यार ये सब में नहीं, जैसे मान लो कोई कपास संबंधी कोई योजना है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल किन्नू, आप तो समझो जैसे अपन देखा था, तो अपन किन्नू संबंधी जैसे अपन बोलते हैं तो किन्नू अगर आपने लिख दिया कि सभी जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है तो कंपेटिवली गलत हो गया वो आंसर। लेकिन मुझे पता है कि ये 1B के अंदर तो मिलता ही मिलता है, तो वहाँ अपन मतलब इस ये जो अपने कॉन्सेप्ट अपन को पता है ना, इसका प्रयोग अपन किसी भी योजना में ले सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें अपन आराम से लिख सकते सभी 10 जलवायु क्षेत्रों के अंदर लागू है कृषि जलवायु संरक्षण। तो ये ऐसा फैक्ट है, क्योंकि जो 10 के 10 हैं वो पूरे राजस्थान में तो फैले हुए हैं, ऐसा थोड़ी कि वो एक क्षेत्र विशेष पे है, यूँ, ठीक है ना। फिर देखो इसमें अच्छी चीज़ क्या है, देखो अधिकतम 10 वर्ष पुरानी फसल, समझ रहे हो ये कि जैसे आज फॉर एग्जाम्पल में जैसे 2025 के लिए अभी 2024 के अंदर मैंने उगाए थे कि गेहूँ उगाए, तो 2024 के लिए उगाए मैंने, तो उनको मैं काम में ले सकता हूँ 2025 में। तो पिछले 10 साल 2024 मतलब 2014 से 24 तक की, जैसे जो ये 10 साल हो गए, मतलब 15 मान लो, 15 से 2015 से 2024 तक, इन 10 साल के अंदर जो फसल हुई ना, इनके किसी भी बीज को मैं 2025 के लिए रिजर्व पे या तो पहले रख सकता था या रख सकता हूँ। 10 साल से पुराना कहने का मतलब 2013 का वो बीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2013 का होएगा तो यार उसको आप तो कर 12 साल बाद तो लगा रहे हो, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये चीज़ है, कॉमन सेंस देख लो ना आप इसमें, ऐसा क्या है, ठीक है ना। तो अधिकतम 10 वर्ष पुरानी फसल को अपन बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अपन स्कीम पढ़ेंगे तो स्कीम के अंदर यही कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो अपन को हर स्कीम के पता होने चाहिए। अब जब अपन इस स्कीम का माइक्रो, अभी 2 लाइन और पढ़ लो, इधर देखो निर्मला क्या लिखा हुआ है, फसल बराबर 10 है, कौन कौन सी है कि जैसे अपन देखो गेहूं, जौ, चना, सरसों, सोयाबीन। अब जैसे देखो यहाँ तक ये देखो, ये तो ये सारी रबी की फसलें एक साथ में, गेहूं के साथ अपन को जौ भी मिलती है, उसके साथ अपन को चना भी मिलता है, और आधे खेत के अंदर सरसों भी लगा देते हैं, तो ये होगी रबी की फसल। सोयाबीन दोनों के अंदर होती है, खासतौर पर खरीफ में। फिर अपन देखते हैं देखो जवार, मूंग, ये गंवार नहीं है, देखो जवार है, ठीक है। गंवार तो गम था जिसमें अपन फर्स्ट नंबर पे हैं, ये 30 नंबर पे वो है जवार बाजरा। मूंग, मोट, मूंगफली, उड़द, ये खरीफ की फसल है। तो अब जैसे आप जैसे देखोगे ना, तो अपन ने मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन अभियान पढ़ा। अब देखो इसमें क्या है, देखो अपन ये पढ़े, देखो 10 अगर यूँ लिखा रहे, इस 10 के नीचे तो अपन ने लिखा जलवायु खंड, इस 10 वर्ष के अंदर लिखा वर्ष, और इस 10 के अंदर अपन ने लिखा फसलें। तो ये क्या माइक्रो नहीं बन गया क्या 10-10-10? तो बस ये इन स्कीम्स के अंदर। और अपन वैसे ही थ्योरी में पढ़ते हैं तो बहुत अटपटी लगती है, पता नहीं सर क्या आएगा, लेकिन इसको ऐसे ही तोड़ के अपन माइक्रो के रूप में देखेंगे तो ये फट अपन को याद होगी। अब और इसके अलावा भी जैसे मैं आपको बात बताऊँ, इसके अंदर इस स्कीम की जो जो फैक्ट है वो है 10 साल पुराना बीज नहीं होना चाहिए, 10 साल से ज़्यादा बीज पुराना नहीं होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, अगर अपन मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन अभियान पे लिखते हैं, तो अगर मुझे ये अगर ये 10 वाला 10 ये तो पता है 10 3 बार है, लेकिन अगर ये बीच वाला 10 का मेरे को पता है कि यार ये जो 10 है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसका कि 10 वर्ष से पुराना बीज नहीं होना चाहिए, तो क्या उसके अंदर चीज़ नहीं आ रही है सारी? 10 जलवायु खंड वैसे लिख दोगे, 10 फसल वैसे लिख दो, 5 रबी की लिख दो, 5 खरीफ की लिख दो, बस खत्म हो गया काम अपना ऐसे। लेकिन ये चीज़ आएगी कब? जब माइक्रो के रूप में इसको सामने देखिए। अगर ऐसे पैराग्राफ के रूप में रखेंगे तो पैराग्राफ में क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी, तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी है उतना ज़्यादा गड़बड़ है वहाँ पर। अब जैसे दीवार अपन देख रहे हैं, पत्थर की दीवार, पत्थर में डेंसिटी ज़्यादा है, धक्का लगेगा वापस। लेकिन यही हाथ अगर अपन मिट्टी के अंदर डालें तो आराम से चला जाएगा, वो डेंसिटी नहीं है उसके अंदर। तो ये जो अपन माइक्रो के रूप में देखते हैं, इनमें डेंसिटी नहीं है। पैराग्राफ में देखेंगे वो डेंसिटी ठूस के भरा हुआ है, तो ऐसे इसको तोड़ दो तो अपने आप ईजी हो जाएगा। ये आप देख लो, मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन आपके सामने, स्वयं के खेत पे, सरकार के खेत पे उगाएंगे तो लेने जाना पड़ेगा, और फिर पता ही नहीं यार फसल कैसी हुई थी। खुद के खेत में तो मैं रोज 24 घंटे देखता था, अच्छा देखो यार क्या फसल हुई। बोलते ही अपन खुद ही करते हैं कि अच्छी फसल हुई है तो यार अपन उसको रख लें, अगले साल काम आएगा, ये ऐसे है, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो ये है ना 20 वालों में आप समझे कि खुद की स्वयं की खेत पे हुई और उसको अपन 10 साल पुराना उसको अपन रख लें। अब देखो वैसे इसमें डायरेक्ट ये चीज़ यह काम नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक अपन ये नाम सुना आपने, बीटी कॉटन, है ना, फिर ये बीटी मस्टर्ड भी आया, फिर बीटी ब्रिंजल भी आया, तो उनकी रिसर्च में जैसे अभी रोक लग गई। तो बीटी में जैसे अपन जैसे देखते हैं, तो ये बीटी जो है ना, ये तो है बैसिलस, ये जो उसके अंदर ये बैक्टीरिया आया जिससे इसमें कीटाणु नहीं लगेंगे। और ये जो टी है ना,
ये है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन या टर्मिनेटेड, ठीक है। ये बैसिलस टर्मिनस या बैसिलस टर्मिनेटेड क्या होता है ये, है ना। ये क्या है, जैसे अपने फसल ले ली एक, ठीक है, ये कॉटन है, बीटी कॉटन। तो इसमें क्या किया, ये तो इसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रोटीन के रूप में चिपका रहेगा जो इसमें कीटाणु नहीं लगने देगा। भाई ये उन्नत किस्म है, हाइब्रिड बीटी कॉटन जो अपन बोलते थे। अब ये टी से टर्मिनस क्या होता था कि जैसे मैंने एक बार कपास उगा दी, अब उसके अंदर जो फूल आएगा, उस फूल का जो इसमें बीज भी रहेगा, उसको मैं उस बीज को अगली फसल के रूप में यूज नहीं ले सकता हूँ। कहने का मतलब ये फसल जो है ना, एक बार इस बीज से जब ये पौधा लग गया तो ये बीज टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब ये वापस से कहीं भी ये जर्मिनेट, ये उसका अंकुरण इस बीज का वापस से, जैसे मैंने गेहूं उगाया, गेहूं का मैंने एक डाला, गेहूं के दाने से पौधा बन गया, फिर उसके अंदर ऊपर बोलते हैं वो दंगी जैसे आई, तो ये गिनते हैं, उसके अंदर दाने गिने जाते हैं, जितने दाने ठोस होते हैं, जैसे अमूमन 16 से तो ज़्यादा ही होते हैं। फिर जैसे अच्छा जो और हाइब्रिड होता है उसके अंदर 25-28 दाने जैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो जो 25, एक दाने से 28 दाने निकल गए। अब उन 28 दानों से मैं 28 पौधे वापस लगा सकता हूँ, मतलब एक बीज एक लगाया तो एक वापस 28 बन जाएगा। तो वो अगर ऐसे मैं लगा पा रहा हूँ कि एक दाना वापस से 28 बन गई है, फिर हर एक दाने से फिर वापस 28 बन गए, तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये आगे ये जर्मिनेट हुए जा रहे हैं। मतलब ये नॉन टर्मिनस सीड है कि एक बार मैंने फसल लगा ली, फिर उस फसल का 2% हिस्सा मैंने रख लिया, फिर आगे एक बार उसको वापस फसल के बीज के रूप में लगाया, फिर वापस, तो ये नॉन टर्मिनस हुआ। और टर्मिनस कब हो जाएगा, जब उसको बीज को अपन आगे फसल के नेक्स्ट फसल के लिए काम में नहीं लेंगे। तो इस बीटी कॉटन का सबसे ज़्यादा विरोध जो हुआ था वो इसकी टर्मिनस के कारण ही हुआ था। क्यों? क्योंकि हर बार आपको दुकान पे ये बीज लेने जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी तो और सारे अलग थे कॉन्सेप्ट जो भी थे कि ठीक है महंगा है, लोन लेना पड़ेगा, मार्केटेबिलिटी नहीं है, ये कीड़ा भारतीय जलवायु में रेजिस्टेंस करता है, नहीं ये इतनी पॉपुलर हो पाई। लेकिन सबसे बड़ा कारण था बीटी टर्मिनस। अब जैसे बीटी मस्टर्ड आया, ठीक है, रिसर्च के दौरान ही उसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये टर्मिनस सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर जो किसान को मार देगा। भाई वैसे ही अपन विदर्भ वगैरह देखते हैं, सोसाइटी कैपिटल है, तो वहाँ तो यहाँ तो आप ये और ज़्यादा सोसाइटी में फंसा दोगे उसको मकड़ जाल के अंदर। इंडस्ट्रीज के मकड़ जाल में आ गया कि नहीं, हर बार बीज लेने जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री 20 साल में तो फेल हो गया आपका स्कीम। तो ये टर्मिनस ये चीज़ है। तो ये सब में ये बीटी मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल की ट्रायल चली थी, ये बीटी बैंगन वो फेल हो गया, सरकार ने नहीं दी अनुमति। सबसे बड़ी इसमें जो चीज़ है ये टर्मिनस है। फिर सर चीज़ आती है सर इतना ज़्यादा हानिकारक है तो फिर इसके अंदर रखा क्यों? तो वो रखा इसलिए वो उसकी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। तो उसका क्या मानना है कि जैसे एक बार बीज गया ज़मीन के अंदर, अब ज़मीन में गया तो वो सोयल के कंटेंट टच में भी आया है, वो जो मॉइस्चर था उसके टच में भी आया है। तो हो सकता है कि अगर मैं इसको टर्मिनस नहीं रखूँ ना तो वो बीमारी अगले बीज में भी वो आ जाएगी। भाई मान लो कोई मैंने बीज तो सही था, लेकिन मैंने जिस ज़मीन में लगाया वो ज़मीन के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, तो बीज तो खराब हो गया ना, तभी वो फसल नहीं लुक के आई, या फसल आई तो कंपेरेटिवली वो जैसे आधी अधूरी आई वो फसल, या कोई बीमारी लेके आई फसल। अब उस फसल का अगर मैं बीज ले लूँगा तो वो वो जिसको बोलते हैं ना, वो एक विशियस सर्किल चालू हो जाएगा, एक ट्रिगरिंग इफेक्ट चालू हो जाएगा। तो ये चालू नहीं हो, इसलिए मैंने इसको टर्मिनस रख दिया, जिससे कि अगली पीढ़ी के ऊपर या अगली पीढ़ी जो फसल है उसके ऊपर उसका असर नहीं आए। तो वैज्ञानिक की भी सोच सही थी, लेकिन भारत जैसे एक विकासशील देश के अंदर इसको लाना ये अभी चुनौतीपूर्ण है। और फिर अगर ला रहे हो तो इसको मतलब ये एक तरह से बिल्कुल सब्सिडाइज रेट के ऊपर फार्मर को मिलना चाहिए। अगर सब्सिडाइज रेट पर नहीं मिलेगा तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल है। आज भी अपना खेतों के अंदर जाके देख लो, गाँव के अंदर फसल के रूप में फसल का एक हिस्सा रखते हैं बीज के रूप में। ये ठीक है। तो ये बीटी कॉटन वाला है, इसमें टर्मिनस ये अपन को ध्यान था आया, तो इसे अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो 20 सवाल समझ गए, 10 इसके अंदर ध्यान रखना है, बस सारा काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं गैर स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन। तो सब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज इन नॉन एंडेमिक, ठीक है ना। ये गैर स्थानिक, ये देखो स्थानिक और गैर स्थानिक दो। स्थानिक का तो मतलब क्या हो गया, जैसे स्थायी निवासी, जैसे अपन बोलते हैं सर राजस्थान में पैदा हुए और सारा यहीं भारत में पैदा हुए, तो अपन भारत के स्थायी निवासी हैं, राजस्थान के स्थायी निवासी हैं। अब ये आ रहा है यहाँ पे गैर स्थानिक, कहने का मतलब ये यहाँ पे नहीं रहता है ना, लेकिन ये कभी कभी यहाँ आ जाता है जब इसके मौसम अनुकूल होता है। तो ये गैर स्थानिक कीट एवं गैर स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन। तो जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टिड्डी, होलोकास्ट जिसको अपन बोलते हैं। तो टिड्डी क्या है? टिड्डी अपने राजस्थान की उपज नहीं है, ये तो खास तौर पर जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा से आती है और जब हवा फेवरेबल होती है तब ये इधर राजस्थान की तरफ आती
तो ये इस गैर स्थानिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि टिड्डी, ये लिखा हुआ देखो, ये टिड्डी लो कास्ट, ठीक है, ये टिड्डी राजस्थान की उपज नहीं है तो ये है। तो इन ऐसे कीटों की, ये कीट के अंदर आ गया टिड्डी। और रोग भी जैसे होते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि बर्ड फ्लू यहाँ का है ही नहीं, ताइवान बैंकॉक से आया है, तो वैसे वो गैर स्थानिक है, नॉन एंडेमिक। एंडेमिक का तो मतलब हो गया यहीं का, एंडोजेनिक, और नॉन एंडोजेनिक बाहर से कहीं से आया है। ऐसे जैसे कोविड था तो कोरोना वायरस तो यहाँ से नहीं आया था, जैसे चाइना से वो फैला, तो नॉन एंडेमिक डिजीज थी, बाहर से पैदा नहीं हुई हो, ठीक है। तो ये इसमें ये लिखा हुआ है, इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन नॉन एंडेमिक एरिया, इट इज ए वेरी, ये तो रहता है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से आता है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दो चीजें इसमें समझ लो। जैसे कीट को अपन बोलते हैं पेस्ट्स, कीड़े को बोलते हैं इंसेक्ट, खरपतवार को बोलते हैं अपन वीड्स, ठीक है ना, और टिड्डी है लोकास्ट। तो ये कुछ ये एग्जाम्पल है। खरपतवार देखो क्या होते हैं, खरपतवार वो पौधे होते हैं जिनकी की जरूरत नहीं होती, ये अनचाहे पौधे हैं, है ना। जैसे अपन ने गेहूं उगाया लेकिन उसके पास में आसपास जो घास उग जाती है छोटी मोटी, उसको अपन खरपतवार बोलते हैं। तो खरपतवारों को मारने के लिए आते हैं वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स मारते हैं पेस्ट्स और इंसेक्ट्स को। भाई पेस्टिसाइड्स होते हैं पेस्ट को मारेंगे, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मारते हैं, वीडीसाइड्स इन वीड्स को मारते हैं, है ना। तो ये अपने ये मेंस के सिलेबस में भी लिखा हुआ है और एक बार क्वेश्चन भी आया कि क्या फर्क होता है पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स के अंदर। तो वीडीसाइड्स पौधों को मारते हैं, खरपतवार को, और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स उन कीटाणुओं को मारते हैं, मतलब पेस्ट्स को और इंसेक्ट्स को, है ना। जैसे आपने जैसे देखा ही होगा, जैसे आपने बोलते हैं कि गेहूं के अंदर इलियां पड़ जाती हैं, ठीक है, तो वो इलियां क्या है, वो एक तरह के पेस्ट्स हैं, ठीक, ये चीज़ है। फिर आगे और थोड़ा इसके अंदर लिखा हुआ देखो, टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, कितनी तरह की पेस्टिसाइड्स जैसे आती हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को मारती हैं, हर्बिसाइड्स ये मतलब वही प्लांट्स, वीडीसाइड्स का एक प्लांट होता है, हर्ब्स प्लांट्स को मारने, रोडोडेंटिसाइड्स रोडेंट्स जैसे रैट्स एंड माइस होती हैं, चूहे, बैक्टीरियासाइड्स बैक्टीरिया को मारते हैं, फंगीसाइड्स फंगी को, और लार्विसाइड्स लार्वा को। अपन जैसे लट्टे बोलते हैं, लार्वा मतलब छोटा सा एक वाइट सा दिखता है और वैसे घूमता रहता है, वो लार्वा, मतलब अभी नेक्स्ट डेवलपमेंट की स्टेज में वो, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है एंडेमिक, एंडेमिक 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 का मतलब तो क्या होता है, नेटिव टू, कि यहीं की है। और नॉन एंडेमिक गैर स्थानिक, मतलब वो यहाँ नॉट नेटिव ऑफ ए थिंग या प्लेस। नॉन एंडेमिक लग गया ना, गैर स्थानिक, स्थानिक का तो मतलब यहीं की, गैर स्थानिक मतलब यहाँ की नहीं है, समझ गए। नॉन एंडेमिक एरियाज क्या होते हैं, आर प्लेसेस वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज अकर्स विदाउट, देखो क्या है, नॉन एंडेमिक एरियाज आर प्लेसेस वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज इज नॉट सस्टेन्ड विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्रॉम एन एंडेमिक एरियाज। कहने का मतलब वही है कि नॉन एंडेमिक एरियाज में कहाँ से आती है बीमारी, दूसरे क्षेत्रों से आती है, वहाँ की नहीं है वो। इन नॉन एंडेमिक एरियाज द मेजोरिटी ऑफ केसेज ऑफ डिजीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम एब्रोड। जैसे कोरोना कहाँ से आया, चीन से आया, बर्ड फ्लू कहाँ से आया, अपने ताइवान हैंगकांग से आया, बैंकॉक से आया, तो वो नॉन एंडेमिक। टिड्डी कहाँ से आई, पाकिस्तान से आई अपने लिए, तो वो क्या है, गैर स्थानिक। सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने राजस्थान की दृष्टि से टिड्डी लो कास्ट। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, एक क्या है, जैसे आप ये पढ़ोगे ना, डिटेल पढ़ोगे तो इसमें एक ये वर्ड आ रहा है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, है ना, पढ़ो देखो उसको, रीडिंग लगाओ, उसमें नीचे से दूसरी लाइन पढ़ो, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट। अब देखो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट क्या लिए होता है, देखो देखो पहले इधर देखो, एक बार समझो क्या है। जैसे मैंने फसल उगाई, है ना, फसल लगा ली, अब मुझे पता है कि यार मैं इसमें, जैसे इसमें कोई कीड़ा लगने वाला है, तो कीड़ा लगने वाला है, तो अब कीड़ा लगने वाला है तो ये जो मेरी फसल का नुकसान करेगा ना, तो ये 200 रुपये तक की फसल का ये नुकसान मेरे कर सकता है अगर मैं कोई भी दवाई इसमें नहीं छिड़कूँ। और अगर मैं इसमें दवाई छिड़कता हूँ तो उस दवाई का खर्चा भी 200 रुपये ही आएगा। क्या कि ये 200 रुपये तक का तो नुकसान अनुमानित है कि इतनी तो ये मेरी फसल ली है। जैसे चूहे लग गए खेत के अंदर, तो अगर मैं चूहों का कोई उपाय नहीं करूँगा तो ये 200 रुपये तक की फसल मेरे खा जाएंगे। और आज अगर मैं चूहों के लिए कोई इसमें ट्रीटमेंट करता हूँ, दवाई ववाई डलवाता हूँ, तो ये मेरे को इसके ऊपर ये दवा का खर्चा आएगा। ये दो चीज़ तो समझ गए आप। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, इज द लिमिट एट विच द वैल्यू ऑफ क्रॉप डिस्ट्रॉयड एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग द पेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि दो, यहाँ तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हो गई 250 रुपये और ये थी 200 रुपये, है।
नुकसान तो हो रहा है 250 रुपये का, और अगर मैं दवाई छिड़का तो दवाई छिड़कने का खर्चा आता है 200 रुपये, तो 50 रुपये तो मेरे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। अब सोचो, ये तो छोटे छोटे बात कर रहे हैं, अगर मैं कोई भी खतरा देखूं नुकसान हो सकता है 1000 रुपये का, जबकि दवाई छिड़काने में तो सिर्फ खर्चा आता है 100 रुपये का ही। तो लास्ट में जब खेत फसल निकलेगी ना, कितने 1000 रुपये का नुकसान हो गया, अरे बुद्धू 100 रुपये की दवाई आती है वही छिड़का लेता, 1000 रुपये तो बच जाते कि नहीं बच जाते, समझ रहे हो ना। तो ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ये बता रहा है, ठीक है, कि ये वो लिमिट है कि अपना जो खर्चा, जब ये नुकसान वाला जो खर्चा है, नुकसान जो हो रहा है ये अगर बढ़ने लग जाएगा कि उन दवाइयों के खर्चे से, तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट ये क्रॉस हो जाएगी। अब इसका उल्टा सोचो कि देखो कि नुकसान हो रहा था 10 रुपये का, और मतलब 100 रुपये मान लो, बिल्कुल इसका उल्टा करें, नुकसान हो रहा था 100 रुपये का और दवाई आ रही थी 1000 रुपये की, तो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुझे पता लगा यार मैं गेहूँ उगा रहा हूँ लेकिन इसमें कुछ खरपतवार लगने के खतरे हैं, तो फिर क्या करो, इसको यार अपन पॉली हाउस से ढक देता हूँ मैं पूरे को, ठीक है। तो पॉली हाउस का खर्चा आ गया 10 लाख रुपए, और वो जो नुकसान हो रहा था ना, वो नुकसान मुश्किल से मेरे एक बोरी का नुकसान करता है, 1000 रुपये का नुकसान करता है, समझ रहे हो। तो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाना है तो पहले बार ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जिसको अपन बोलते हैं ना कि यार वो अपने पोसाएगा कि नहीं पोसाएगा, तो इकोनॉमिक वर्ड से मतलब सीधा सा यहाँ पे। तो समझ गए, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो क्रॉप डिस्ट्रॉयड, कितने का नुकसान होएगा और कितना उसको अपन कंट्रोल करने में कितना अपना खर्चा आ रहा है, ये वो लिमिट है, समझ गए। तो ये अपने ये स्कीम क्या थी, स्कीम अपन पढ़ रहे थे क्या कि गैर स्थानीय क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन। तो गैर स्थानिक वाले, गैर स्थानिक बता लो जो यहाँ की नहीं है, जैसे टिड्डी, और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को मेंटेन करने के लिए। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि नुकसान से होने वाला खर्चा अगर ज़्यादा होता है पेस्ट कंट्रोल से, तो उसको अपन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल समय पे होना चाहिए, या उसकी लागत इतनी होनी चाहिए कि कम से जितना भी नुकसान हो रहा है उससे तो उसकी लागत कम ही होनी चाहिए, ठीक है। नुकसान हो रहा है 100 रुपये का, तो उसकी लागत होनी चाहिए 100 या 100 से कम। अगर नुकसान हो रहा है 100 रुपये का और उस पेस्ट कंट्रोल की कॉस्ट आ रही है 1000 रुपये, तो वो नुकसान सही है किसान के लिए, समझ रहे हो, ऐसा, ठीक है। तो ये इसके अंदर था, उसके अंदर अपन ने पेस्टिसाइड समझा, पेस्टिसाइड और वीडिसाइड समझा, इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर आगे आता है अपने महिला प्रशिक्षण, ठीक, तो ठीक है। तो योजनाओं में अपन तीसरी देख रहे हैं महिला प्रशिक्षण, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ग्राम पंचायत स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और 30 महिलाओं को दिया जाना है ये, ठीक है। ग्राम पंचायत स्तर पर 1 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फिर क्या, 3000 रुपये तक के प्रति महिला अनुदान मिलेगा उस ट्रेनिंग को देने में जो खर्चा आएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर दी जानी है 1 दिवसीय ट्रेनिंग 30 महिलाओं को, तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, देखो 1 दिवसीय 1 30 3000, ठीक है। फिर क्या है कि देखो इसके अंदर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये साथी किसान है ना, ये साथी किसान कर देना, साथी किसान, आगे लिखा हुआ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन और इक्वल टू लिखा हुआ कृषि तकनीक, है ना। साथी किसान, जैसे अपन देखते हैं कि अपन यही कॉन्सेप्ट देखते हैं हेल्थ के अंदर, जो अपन पढ़ते हैं आशा बहन जी, आता है एक किसान साथी योजना आएगा, ये है साथी किसान। साथी किसान का मतलब क्या है, जैसे आप इसके अंदर सारा देख रहे हो ना कि अपन महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, कितनियों को, 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये 30 कौन सी बनेंगी, ये 30 क्या है, ये TOT है, ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर, है ना। ये क्या है, TOT, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स, कि मतलब ये 30 जो है ना अपन ने ऐसे तैयार कर दिया। अब ये 30 ग्राम पंचायत में, ये 30 एक ग्राम पंचायत के अंदर अनेक गाँव होते हैं, अपने को अच्छी तरह पता है। तो ये अलग अलग गाँवों में, ढाणियों में जाएंगी ये 30, और जो इनको ज्ञान दिया अपन ने इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण में, ये जाके दूसरों लोगों को वो सिखाएंगे। तो ये क्या बन गई, ये साथी किसान बन गई। ये क्या बन गई, ये ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर बन गई। अपन इनको ट्रेनिंग दे दी, अभी जाए क्या करेंगी, ये दूसरों भाई 30 से तो काम चलेगा नहीं ना, लेकिन ये 30 क्या है, एक तरह से ये 30 गुरु बना दिया आपने। अब ये जाके अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपना ज्ञान बांटेंगे, कृषि तकनीक को ये पॉपुलर करेंगे। और यहीं पे लिखा हुआ ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, है ना। अपन मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ते हैं इसको, अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, निस्पंदन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, कि कहने का मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या था। मैकॉले, जो अपन इंग्लिश एजुकेशन देखते हैं, तो लॉर्ड मैकॉले को मानने था कि मैंने इंग्लिश एजुकेशन किसी एक बंदे को दे दी, भारतीय को, फिर वो जाएगा अपने समाज में और वो पॉपुलर करेगा उस इंग्लिश एजुकेशन को, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन है, एक को सिखा दिया, फिर ये पूरे समाज के अंदर जाके उस चीज़ को पॉपुलर करेगा। तो ये इंग्लिश एजुकेशन पे थ्योरी भेजते हैं, मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं लॉर्ड मैकॉले 1833।
डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये वो थी, समझ गए। तो ट्रेनर ऑफ दी ट्रेनर्स, तो ये योजना क्या क्या नाम है, महिला प्रशिक्षीकरण, ठीक है, राजस्थान सरकार की योजना महिला प्रशिक्षण योजना। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर नहीं है, कौन सा स्तर है, ग्राम पंचायत, क्योंकि ग्राम में तो लिमिटेड हो गया ना, और ग्राम पंचायत कंपेरेटिवली बड़ा एरिया, पंचायत राज की इकाई है। तो 1-30 क्या 1-30 3,000, और ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन डीएफ लिख लो, बस खत्म। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के साथ साथ में लिख लो अपने साथी किसान, ये लो काम हो गया अपना खत्म, ऐसे यूं। तो ऐसी इन चीज़ों को याद रखोगे तो आगे अपने जब मेंस की तरफ अपन बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, तो ये अपने को सारी शिक्षा मतलब सारी इस तरह की ध्यान अपनी चीज़ें आती हैं। तो ये हो गया महिला प्रशिक्षीकरण। फिर नेक्स्ट आता है कृषि शिक्षा। अब ये देखो, वैसे तो अपन अभी तो फ्लो में पढ़ रहे हैं 1 से लेकर 28 तक, लेकिन अभी याद करो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे अपन क्लब करेंगे, तो सबसे लास्ट लिखा होता है ह्यूमन रिसोर्स, तो ये शिक्षा वाला वहाँ फिट होएगा ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। देखो क्या है, सबसे पहले इसमें बात है केवल लड़कियों की, लड़कों की बात नहीं है, ठीक है, फीमेल लड़कियों की। लड़कियों को प्रोत्साहित करना किसके, कृषि एजुकेशन के लिए, ठीक है, कल को वैज्ञानिक बनेंगे, अच्छा जाने, अच्छा चीज़ों को समझे ऐसे। अब देखो इसमें क्या है, ये 3 स्तर हैं, ठीक है, किन किन स्तरों पर उसको कितना कितना पैसा दिया जा रहा है एग्रीकल्चर एजुकेशन कि 11th-12th के अंदर वो बीएससी मतलब 11th या 12th के अंदर वो एग्रीकल्चर ले, 11th के अंदर एग्रीकल्चर ले, फिर बीएससी करे तो एग्रीकल्चर से करे, फिर पीएचडी करे तो एग्रीकल्चर से करे, तो इसके लिए मुआवजा देती है सरकार। तो देखो उच्च माध्यमिक में कृषि ले, है ना, 12th क्लास के अंदर, तो कितना पैसा देगी सरकार, 15,000 रुपये, ठीक है। फिर पीजी मतलब अंडर ग्रेजुएट सॉरी यूजी करे तो कितना पैसा देगी, 25,000 रुपये प्रति वर्ष है ये ईयरली, ठीक है। स्नातक मतलब ये तो स्नातक हो गया यूजी, और स्नातकोत्तर है ना, स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट करे तो 25,000, दोनों के अंदर सेम है 25,000। और पीएचडी जब करे तो पीएचडी अगर एग्रीकल्चर में करे तो उसको कितने पैसे मिले, 40,000। 15 और 25 जोड़ देंगे तो निर्मला कितना हो जाएगा, 15 और 25 कितने हो गए, 40, तो ये 40 हो गए। तो 11th-12th तो कितने, 15, यूजी और पीजी स्नातक और स्नातकोत्तर कितने, 25,000, और पीएचडी करेगा एग्रीकल्चर में तो 40,000। बस इतनी सी बात है सीधी। और ये कृषि शिक्षा है, कृषि शिक्षा, तो कृषि शिक्षा किसके लिए, लड़कियों के लिए, क्यों, एग्रीकल्चर का एक एजुकेशन के रूप में पॉपुलर करना। अब पीएचडी करेंगे कल को किसान के मतलब पीएचडी करेंगे कृषि के अंदर, तो कृषि में बहुत ही ज़्यादा उन्नत योगदान वो, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, लड़कियों के लिए खासतौर पर ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें माइक्रो कैसे बना, अपने गढ़ लिख दिया, ठीक है। फिर यूँ 15-25 और 40, क्या काम नहीं हो गया क्या, मुझे बताओ। 15 मतलब 12वीं पे, 25 यूजी पीजी और 40 पीएचडी, और 15 और 25 40, खत्म। तो इसको 1-2 बार जैसे रिवाइज करो चीज़ों को, बिल्कुल लिख के और एक बार पढ़ो तो आ जाएगी समझ में। तो ये हो गया कृषि शिक्षा योजना। 5वें नंबर पे अपन पढ़ते हैं कृषि प्रदर्शन। तो अब देखो सीधी सी बात है, प्रदर्शन का मतलब होता है जैसे प्रदर्शनी लगती है तो अपन उसमें जाके चीज़ देखते हैं, अच्छा यार ये ऐसे है, कोई अपने को समझाता है कि साहब देखो ये ऐसे है। आप प्रदर्शनी में गए, अच्छा सर्दियाँ चालू हो गई, वहाँ एक गीज़र लगा हुआ था, इंस्टेंट गीज़र, अच्छा भैया ये कैसे काम करेगा, इसमें कितनी बिजली लगेगी, कितना पानी करेगा, अपन पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, तो नहीं यार चीज़ तो सही है यार, कम चलो एक दे दो, ये करते हैं अपन प्रदर्शन के अंदर। ये चीज़ यहाँ पे वैसे ये कृषि तकनीक है। अपन एक एग्जीबिशन में गए जिसमें एग्रीकल्चर के सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे कि कैसे खेती करना है, ये काटने का है, ये आगे लोडिंग का अनलोडिंग का, अच्छा यार ये अच्छा सस्ती भी, अच्छा चलो ये ले चलो, परेशान होते थे अपन, ये बिल्कुल वो की वो चीज़ है कृषि तकनीक। एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का, क्या है, कृषि तकनीक प्रसार के लिए खास तौर पे क्या है, नवोन्मेषी, इनोवेटिव। जैसे देख रहे हैं अपन, जैसे पहले अपन देखते हैं कि लावणी हो रही, खेतों में फसल को काटना है तो लेबर लगी हुई है 10-20। आजकल क्या है, जैसे वो स्कूटर के रूप में आ गए, वो स्कूटर के रूप में वो फट काट रहे हैं, ट्रैक्टर के आगे लगने वाले आ गए। देखते हुए आप जब रील्स वगैरह के अंदर सारा चलता ही रहता है, या जैसे नवीन टेक्नोलॉजी अपन देख रहे हैं तो वो आ गया। पहले बीज लगाते थे तो बड़ा ट्रैक्टर चलता था, अब क्या है एक छोटे से स्कूटर जैसी मशीन और वो बिल्कुल बीजारोपण की जा रही है ऐसे। तो वो सब क्या है, वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी तकनीक है ना। तकनीकी जैसे लिखना हो तो तकनीकी लिखना आना चाहिए, दोनों बड़ी है, टेक्नोलॉजी बड़ी है भैया, तकनीकी, ठीक है। फिर देखो इसमें इसके टैगलाइन क्या है, किस सिद्धांत पर, ये देख कर विश्वास करने में, कि पहले मैंने उसको एग्जीबिशन में देखा है कि ये ऐसे काम करती है, पूरा वो डेमो दिखाते हैं, है ना, कैसे ड्रोन से आप फर्टिलाइजर छिड़को,
तो पहले एग्जीबिशन वो दिखाएगा, देखो साहब ड्रोन ऐसे इतनी बोतल आपने भरी, अलग अलग जगह जाने की, तो बैठे बैठे इसको कंट्रोल कर लिया, हो गया आपका काम। तो देखकर विश्वास करने वाले सिद्धांत पे ये है। तो कृषि प्रदर्शन ऐसे समझ गए, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जैसे अपन माइक्रो के रूप में देखें तो बस सीधी सी बात इतनी सी है, इसका आप बस यही ध्यान रख लो, एक तो तकनीक और स्लैश कर दो, बस देखकर विश्वास करने, बस तकनीकी ज्ञान और देखकर विश्वास करने में खत्म। 2 वर्ड के अंदर पूरी चीज आ जाएगी अपने, समझ गए। फिर नेक्स्ट है बीज मिनी किट, ठीक है ना। 6 नंबर आ गया, 6 नंबर आ गया बीज मिनी किट। ये देखो क्या है, नवीन किस्म, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये है नवीन। देखो ये होता क्या है, जैसे अभी अपन देख रहे हैं रबी का फसल मौसम चालू होने वाला है, बुआई होने वाली है। किसी स्टूडेंट ने जैसे PhD करी, 40,000 रुपये मिले, 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ी, 15-15 हज़ार रुपये, 11वीं 15,000, 12वीं के अंदर ग्रेजुएशन किया, 25 PG करी, 25 PhD कर ली भाई, 40,000 रुपये लेके आए, जॉब मेयर के अंदर पढ़े। फिर उन्होंने एक ऐसी वैरायटी डेवलप करी गेहूँ की कि जो कि मतलब अगर जनवरी फरवरी में जो अपन मिल्चिंग स्टेट देखते हैं, तब उस समय अगर तापमान ज़्यादा नहीं है, उस समय भी सर्दी पड़ रही है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी उसने एक ब्रीड विकसित करी है, हाइब्रिड इसको अपन बोलते हैं। लेकिन अभी उस पर इतना विश्वास नहीं कि अपन उस बीज को बड़े बड़े पैमाने पे बेच सकें, पूरी इंडिया में मैं लागू कर दूं। अभी ट्रायल तो हमने कर लिया, ट्रायल सही है, लेकिन चूंकि राजस्थान के अंदर 10 जलवायु प्रदेश हैं, अलग अलग जलवायु है, हो सकता है कि इस बार ला नीना का प्रभाव है तो ठंड ज़्यादा पड़े, तो थोड़ी सी रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अंधेरे में तीर चला रहे, लेकिन फिर भी अभी 3-4 साल ट्रायल थोड़ा उसका और चल जाए। कंपेटिवली नई किस्म है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में हम इसको पॉपुलर अभी कर रहे हैं। तो ये मिनी किट्स मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में बीज दिए जाते हैं कि लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अगर नुकसान होगा तो हम बरतेंगे, सरकार भुगतेगी, है नहीं। तो ये मिनी किट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये किनको दिए गए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नवीन किस्म के होते हैं मिनी किट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉपुलर बीज और उसका मिनी किट दे रहे हो, नो। कोई भी नया जैसे आया कि साहब ये तो ये मिनी किट के रूप में आप एक बार लगा के देखो पैमाने पे यूँ। फिर बाद में वो जो स्टूडेंट है जिसने PhD करी थी उस हाइब्रिड की मिनी किट आपको दिया, वो आपको हर 10 दिन में आपके खेत पे आएगा वो और देखेगा, क्योंकि वो जो फसल लगाई है वो किसकी है, उपज किसकी है, वो स्टूडेंट की है। वो आएगा, डेटा नोट करके जाएगा, क्योंकि उसको अभी उसको लार्ज स्केल पे, अभी तो मिनी किट ही था, अभी तो उसको बोरे भर भर के बेचेगा अगले 3 साल के अंदर। तो जब ये तो पहले उसका स्टडी तो करे ना, पूरा वो स्टडी करके जाएंगे, सैंपल लेके जाते हैं। तो ये है, तो नवीन किस्म को लोकप्रिय करने के लिए, है ना, लगाओ देखो फिर देखते हैं आगे, ठीक है। और ये महिला कृषकों को निःशुल्क दिए जाते हैं, ठीक है ना। महिला कृषक, ऐसा नहीं कि महिलाओं को दिए जाए, दिए तो सबको जाते हैं, लेकिन महिलाओं को कंपेटिवली निःशुल्क दिया, जिससे कि वो उनके लिए अफोर्डेबल बन जाए। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिनी किट के अंदर है वो नवीन, ठीक है ना। नवीन बीज को, उन्नत नवीन किस्म को पॉपुलर करने के लिए ये दिया जाता है, और महिलाओं को अपने निःशुल्क दे दिया। ऐसा नहीं कि जो महिलाओं को निःशुल्क दिया जाता है उसको मिनी किट बोलते हैं, नो। मिनी किट में मिनी क्यों है, क्योंकि वो कंपेटिटिव रूप से अभी नया आया है मार्केट में। अभी 1-2 सीजन अपन इसे स्टडी कर लेते हैं, तीसरे सीजन से बिल्कुल ये बोरे भर के आएगा बीज। तो मिनी में मिनी ही है, चूंकि नया है इसे छोटे मात्रा में हमने दिया, समझ गए। फिर अपन पढ़ते हैं शुष्क पोषक तत्व मिनी किट। अब जैसे नाम आ रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोइल के अंदर, जैसे अपन जिनको अपन NPK बोलते हैं, NPK लिख ले, उसके ऊपर ये अनुपात में लिखा जाता है, N अनुपात पे अनुपात के। N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K से अपने पोटेशियम, पोटास। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फसल के लिए चाहिए होते हैं। जैसे नाइट्रोजन आता है अपने यूरिया से, यूरिया डालते हैं, DAP अपन जो बोलते हैं, तो नाइट्रोजन उससे मिलता है। ये फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस, और ये अपने है, ये तो फॉस्फोरस, और ये है अपने पोटास है ना। पोटास के लिए MOP डालते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है। और फॉस्फोरस के लिए जिप्सम डाल दिया जाता है, फॉस्फोरस सीधा भी डाल देते हैं, ये फॉस्फोरस है, P से फॉस्फोरस, और NPK। फॉस्फोरस का मतलब नाइट्रोजन N से लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, फॉस्फोरस P से लिखा जाता है, और पोटास जो वो K से लिखा जाता है, K सिंबल है उसका, ठीक है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके मिनी किट दे रहे हैं अपने को। अभी जैसे बीज के दिए थे, अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके मिनी किट दे रहे हैं, ठीक है ना, इनके मिनी किट।
ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताऊँ, जैसे पहले इसमें पढ़ लो, देखो क्या है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा के आधार पर दिए जाते हैं और 90% अनुदान दिया जा रहा है इनके ऊपर सरकार के द्वारा। अब देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, अपन सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम आएगी। मेरा ये खेत है, अब इस खेत, मुझे तो खेत दिखाई देता है मिट्टी है। अब चूंकि अपन तो आम नागरिक है, मुझे नहीं पता यार इस मिट्टी के अंदर क्या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में और क्या कम मात्रा में है ना। अमूमन देखो किसान करता क्या है कि ठीक है यार गेहूँ लगा रहे, अच्छा इसमें यूरिया दिया कि नहीं दिया, तो वो तो लाता है डीएपी की बोरी और वो छिड़काना चालू कर देता है। उसको ये पता ही नहीं कि सोयल के अंदर नाइट्रोजन है भी या नहीं। भाई अपन ने एनपीके लिखा ना, तो ये डीएपी जो काम करता है, ये इस डीएपी जो बोलते हैं अपन, यूरिया जिसको बोलते हैं, ये नाइट्रोजन ही देता है सोयल को। तो मैंने तो यूरिया छिड़क दिया, मुझे पता ही नहीं मेरे सोयल के अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन है कि नहीं है। मैं भूल गया कि खरीफ में मैंने मूंगफली उगाई थी और ऑलरेडी उसमें नाइट्रोजन है, गंवार फली उगाई थी, ऑलरेडी सोयल के अंदर नाइट्रोजन है और मैं तो नाइट्रोजन दिया जा रहा हूँ, और मुझे पता ही नहीं है कि इसके अंदर तो मेरे को पोटास की कमी है वो डालना है, क्योंकि मैं तो आम नागरिक हूँ, आम किसान हूँ। तो सरकार ने क्या किया निर्मला, इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कि सोयल की क्या जाननी है अपन को, स्वास्थ्य जानना है सोयल का, कि सोयल में क्या है और क्या नहीं है। अब मेरे को वो कार्ड मिला, ये कार्ड बनते हैं 2 साल के लिए, है ना, 2 साल के लिए कार्ड बनते हैं। तो कार्ड में मैंने देख लिया, अच्छा आप जैसे मिनी किट देंगे ना, तो मिनी किट आप लेने जा रहे हो, अच्छा भैया पहले अपना सोयल हेल्थ कार्ड, जैसे अपन बच्चे को टीका लगाना चाहते हैं तो पहले वाला वो कार्ड दिखाया जाता है कि अच्छा कौन कौन से लग गए क्या नहीं लगे, समझ लो, किसे एलर्जी है किसे नहीं है। तो अपन सोयल हेल्थ कार्ड देगा, अच्छा तुम्हारे तो यार यूरिया नाइट्रोजन की तो पहले तुम्हारे तो खूब है, सोयल के तुम्हारे पोटास नहीं है, तो तुम ये ले लो एमओपी का मिनी किट ले लो और इसको छिड़को। तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किट, समझ गए। लेकिन देंगे किस आधार पे, है ना, देंगे किस आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, है ना, सोयल हेल्थ के आधार पे। बस इसमें सोयल हेल्थ याद रख लो आप। तो भाई न्यूट्रिएंट्स तो न्यूट्रिएंट्स देना है, लेकिन पहले ये देखेंगे कि है किसकी कमी। ऐसे नहीं है कि ठीक है मेरे पास यूरिया पड़ा है यार यूरिया ले जाओ, अच्छा मेरे पास फॉस्फोरस पड़ा है जिप्सम पड़ा है ले जाओ, पोट एमओपी पड़ा है ले जाओ, नो, समझ गए। और फिर देखो दूसरी विडंबना और बताता हूँ आपको, ये एनपीके की है ना ये, तो ये नाइट्रोजन में तो अपन सेल्फ डिपेंडेंट है, स्वावलंबन है, अपन स्वावलंबी हैं नाइट्रोजन में। और अभी जैसे आपने पढ़ा था, एक आया था नीम कोटेड यूरिया, है ना, नीम कोटेड यूरिया आया था, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की देन है वो। तो उसमें क्या था, यूरिया का एक दाना होता है सफेद सा, उसके ऊपर नीम की कोटिंग थी। तो वो किस लिए डाला था अपन ने, वो इसलिए कि जैसे अपन यूरिया यूँ खेत में डाला तो जैसे वो नीचे गिरता है वो फट घुल जाता है ना। तो लेकिन नीम की कोटिंग से क्या था, एक तो नीम पहले तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, कोई केमिकल नहीं था। फिर दूसरा क्या, जैसे ही वो दाना जमीन में आएगा तो वो एक साथ नहीं गलेगा, वो धीरे धीरे वो गलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन मुंह में टॉफ़ी रखी, एक तो अपन ने जैसी रखी वैसे अपन उसको क्रश करके खा गए, ज़्यादा स्वाद नहीं आया। और एक ये उसको अपन ने रखा लेकिन धीरे धीरे उसको अपन सख्त चूसते रहे तो ज़्यादा देर चली, ज़्यादा देर फ्लेवर गया, है कि नहीं है। तो ये नीम कोटेड यूरिया हुई था कि लंबे समय तक वो सॉइल के अंदर उसकी प्रेजेंस बनी रहे और लंबे समय तक वो उसको न्यूट्रिशन दे, समझ गए। अब जैसे क्या, जैसे मान लो मैंने सुबह सुबह छिड़का और वो उसी समय गायब हो गया, तो दोपहर में जब ज़्यादा सनलाइट हुई जिस समय वो और ज़्यादा पौधे को लग सकता था, तब तक तो वो बचा ही नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए वो ये नीम कोटेड यूरिया आया था। तो ये नाइट्रोजन ऐसे दिया अपन ने। तो नाइट्रोजन के अंदर तो क्या अपन अपने पास खूब है, लेकिन ये फॉस्फोरस और जो पोटास है ना, इसमें टोटल अपन इंपोर्ट पे डिपेंड है, टोटल इंपोर्ट होता है। ये कजाकिस्तान से इंपोर्ट होता है अपना फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये फॉस्फोरस और पोटास कजाकिस्तान से लेते हैं, वही कजाकिस्तान यूटीकेटी पढ़ा था अपने, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया, समझ गए। ये हो गया। और एक जैसे अपने आया था ना न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS, ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, फर्टिलाइजर की सब्सिडी मिलेगी लेकिन वो न्यूट्रिएंट बेस्ड मिलेगी। न्यूट्रिएंट बेस्ड कैसे, कि नाइट्रोजन अपने देश में खूब होता है तो उसके अंदर ज़्यादा सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फॉस्फोरस और पोटास वाली फर्टिलाइज़र अपने यहाँ नहीं होती, ये इंपोर्ट करनी पड़ती हैं तो महंगी आती हैं, तो इनके ऊपर सब्सिडी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगी। क्या है NBS, क्या है कि जो घर में बनती है उस पर तो सब्सिडी अपन कम देंगे, और जो अपन बाहर से खरीदते हैं जो चूँकि वो महंगी है तो उसके अंदर अपन सब्सिडी ज़्यादा देंगे। ये कम है ये ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट बेस्ड है। अगर न्यूट्रिएंट के रूप में नाइट्रोजन है घर में बन रहा है, कम दे दो सब्सिडी। अगर न्यूट्रिएंट है ना, न्यूट्रिएंट फॉस्फोरस या पोटास है, घर में नहीं बन रहा है, कहाँ से लेना पड़ता है, कजाकिस्तान से लेना पड़ता है, तो इसके अंदर अपन जो अनुदान देगी सरकार वो ज़्यादा।
ठीक है। तो अपन ने सूक्ष्म पोषण तत्वों के नाम पे दो चीज़ें एक्स्ट्रा देख ली, एक तो एनपीके देख लिया, एनपीके के जैसे जो अनुपात के रूप में जैसे देखा जाता है, ठीक है। और अगर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में अपन देखते हैं, अगर घर में जो उत्पादन हो रहा है, जिस उत्पाद का जैसे नाइट्रोजन का उत्पादन होता है उसमें अनुदान कम है, जो न्यूट्रिशन अपने यहाँ नहीं मिलता है जैसे फॉस्फोरस और पोटास, उसमें अनुदान ज़्यादा है क्योंकि वो इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, कजाकिस्तान से करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये था आपने सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट। नेक्स्ट देखते हैं अपन आठवां कौन सा है? आठवां है अपने एटीसी, ग्राह्य परीक्षण केंद्र, एडेप्टिव ट्रायल सेंटर्स, ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र। देखो ये ग्राह्य क्या है, जैसे क्या है, मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, जैसे मैंने बताया कि यार तुम पहले ऐसे काटते थे, लावणी करते, लेबर को बुलाते थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने पीएचडी करी, 40,000 रुपये सरकार से लिया, अब मैंने एक नई मशीन बनाई, ठीक है, कि आप खड़े खड़े इसको आप ये लावणी कर सकते हो, हार्वेस्ट कर सकते हो फसल को। अब है तो सही, लेकिन आपने जब उसको चला के दिखाई ना, तो किसान ने क्या बोला कि यार जब हम वो उसको हाथ से काटते थे तो बिल्कुल ज़मीन के अड़ा के काटते थे, है ना, तो पौधा पूरा कटने में आता था। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अरे यार वो हम फसल वो फिर चारे के रूप में भी तो हम लेंगे कि नहीं लेंगे, तो आधा चारा तो तुमने नीचे ही छोड़ दिया ज़मीन में, तो मेरे तो नुकसान कर रहे हो, तो मैं तो नहीं लूँगा। तो अच्छा मतलब तुमको ये चाहिए कि वो ज़मीन से अड़ा के काटे। तो उसको समझ में आया रिसर्चर को, यार बात तो सही कह रहा है। तो उसने फिर और आगे अगली बार 2-3 दिन बाद करेक्शन करके लाया टेक्नोलॉजी, जी साहब अब देखो, हाँ अब सही है, बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन से अड़ के अब कट रही है। तो पहले क्या था, वो टेक्नोलॉजी पहले वो ग्राह्य नहीं थी, एडेप्टिव नहीं थी, क्योंकि उसमें नुकसान हो रहा था, किसान का आप कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए। अब ये क्या है, ग्राह्य होगी, उसको मैं अब ले सकता हूँ। ग्राह्य का मतलब होता है स्वीकार योग्य। तो ये ऐसे सेंटर्स है कि जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी किसान को बिल्कुल प्रयोग करके दिखाई जाती है कि जिससे वो एडेप्टिव बन सके, ग्राहक उसको, किसान उसको ग्रहण करने के योग्य बन जाए कि हाँ सर बिल्कुल सही है, अब मुझे दे दो ये। तो ये टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं, एडेप्टिव ट्रायल सेंटर्स, एटीसी, ठीक है ना। कि जैसे मैं थ्रेशर नहीं लूँगा, पहले वो जो तुम्हारा एटीसी अपन बोलते हैं ना, जैसे अपन गाड़ी चला के देखनी है, सर वो शोरूम पे आ जाओ, वहाँ चला के देख लेना, ऐसे यार मेरे को थ्रेशर खरीदना है, तो तुम कोई एटीसी बताओ तुम्हारा कहाँ है। तो वो क्या ग्राह्य, यही ग्राह्य परीक्षण है, एडेप्टिव ट्रायल सेंटर, वहाँ मैं पहले उस थ्रेशर को चला के देखूंगा, फिर अच्छा लगा तो मैं ले लूँगा। मैं क्यों लूँ सर, मैं मेरे भाई को भी दिलाऊंगा, मेरे बुआ जी को भी दिलाऊंगा, मेरे मामा को भी दिलाऊंगा, लेकिन पहले देखूंगा चला के, बस यही सीधी सी बात है इसमें। तो ग्राह्य परीक्षण ये बहुत पॉपुलर हो रहा है सेंटर ही। जैसे ये आप जैसे देखोगे ना, आपने दिशा के अंदर जैसे देखोगे जलवायु वाली टेबल जो 174 बनी हुई है, उसमें जैसे 1B पढ़ते हैं, तो 1B के अंदर नीचे लिखा हुआ है उसका ग्राह्य ट्रायल सेंटर कहाँ पे है, 1DC का। जैसे 1B अपन जैसे बोल रहे हैं, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ के अंदर ग्राह्य सेंटर यहाँ पे है। तो ग्राह्य यही है, एडेप्टिव ट्रायल सेंटर, ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो ये देखो क्या, अनुसंधान का सत्यापन कर उन्हें कृषकों को में क्या बनाना, लोकप्रिय बनाना। पहले ट्रायल करके देख लिया मैंने, समझ में आ गई, अब ले जाऊंगा। तो ये क्या है, देखो टेक्नोलॉजी जैसे हुई, संकर किस्म हुई, कोई भी नए लाया हूँ मैं बीज, तो पहले हमने उसको फील्ड में दिखा दिया, देख ये हमारा ग्राह्य किसान मतलब ग्राह्य खेत था। अब ग्राह्य खेत में देख लो हमने, सर ये मिनी किट जो आपको दे रहे हैं ये लगाएं और देख लो आप बिल्कुल क्या उन्नत फसल हो रही है कि नहीं हो रही है। बीज दे सकते हैं, जैविक खेती जैसे वर्मी कंपोस्ट करके दिखा रहे हैं हम, देखो साहब ये यहीं उगाए हुए हैं, ऐसे वर्मी कंपोस्ट कैसे यहीं पैदा किए हुए, खाद यहीं बन रही है। कीट व्याधि प्रबंधन, पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट, बीज का उत्पादन वगैरह सब ये। तो ये है अपने एडेप्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स, ग्राह्य तकनीक सेंटर, ग्राह्य परीक्षण सेंटर, समझ गए। ग्राह्य ये ग्राहक नहीं है, ग्राह्य है। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ गगन, एडेप्टिव का मतलब होता है अनुकूलन, उसके अनुरूप अपने को ढालना, अडोप्शन, अडॉप्ट करना, जैसा वो है बता रहा साहब बहुत अच्छी है ऐसा, तो अपने को भी उस हिसाब से उसके अनुसार ढलना, समझ गए। ये हो गया अपने एडेप्टिव। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं तारबंदी अनुदान। तारबंदी बिल्कुल सीधा सा काम है अपने कि तारबंदी अपन कर रहे हैं, तो वही खेत है, तो खेतों से जानवर नुकसान नहीं करें फसल का। तो जैसे अपन ये सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, तारबंदी प्रोडक्शन के बाद सिक्योरिटी, तारबंदी से नुकसान नहीं हो, क्रॉस में नुकसान नहीं हो। 2017 से शुरू हुई, ये राष्ट्रीय तिलहन मिशन व पॉम ऑयल मिशन के तहत इसमें दिया गया है ना। तिलहन अपन को पॉपुलर करने इंपोर्ट करना पड़ता था पॉम ऑयल, तो उसके एवज में अपन ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन अपन ने लागू किया 17 से। तो ये तो अपन ने फसल उगा दी, लेकिन पता चला वो जानवर नष्ट कर गए उसको,
तो फसल तो चौपट हो गई अपने, ऐसे। ठीक है, फिर देखो 2022 से क्या किया है, इसको राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन है ना के तहत डीबीटी मोड के अंदर इसको लिया है 2022 से, और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जो अपन पढ़ेंगे उसके तहत अपन इस तारबंदी योजना को अपन लागू कर रहे हैं। अब देखो इसमें जो मुआवजा मिलता है इसकी टेबल बनी हुई है नीचे, ये क्या है पहले इसको एक बार समझ लो, फिर इसको ऐसे बना लेना। देखो ये टेबल क्या कहती है, एक मिनट थोड़ा जूम कर दो, ये देखो क्या है। तो सबसे पहले तो अपने लिखे हुए हैं जो अपने 5 किसानों के प्रकार पढ़े थे, एमएसएमई, एम से कहता है मार्जिनल, एस से स्मॉल, फिर एस के आगे एक एस और था वो सेमी मीडियम, देन मीडियम और लास्ट लार्ज। तो उसमें 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसान का प्रकार क्या है, ऊपर लिखा हुआ है कि लागत का कितना मिलेगा, ठीक है, और यहाँ ये नाप लिखा हुआ है, ये नाप, ठीक है, और ये लिखी हुई है रकम रुपए में। अब देखो क्या है, छोटे किसान है ना उनको लागत का 50% दिया जाएगा, और नाप क्या है 100 रुपये प्रति मीटर, ठीक है, और या 40,000 रुपये जो भी कम है, ठीक है। ये 3 चीज इसके अंदर है, इधर देख लो पहले 3 चीज है। लागत का, जैसे वो ठीक है तारबंदी करवा रहा है और पता चला कि उसको 20,000 रुपये का खर्चा आएगा, तो 20,000 रुपये खर्चा आएगा तो लागत कितनी हो, लागत का 50% देंगे तो कितना 10,000। पहला तो ये हो गया। दूसरा बता रहे हैं नाप, नाप क्या कि जैसे अपने देखा फेंसिंग, जैसे मान लो मेरा ये खेत है इसमें मैं फेंस कराऊंगा, जैसे मान लो मेरा ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, इसमें मैं फेंसिंग कराऊंगा, तो फेंसिंग कराऊंगा तो यही तो कराऊंगा, ये तो है इसकी दीवार, ऐसा थोड़ी मैं बीच में कराऊंगा, नहीं कराऊंगा ना, साइड साइड में करूंगा। तो ये जो मैं ये बना रहा हूँ ना जिगजैग, इसका मैं नाप लूंगा। तो देखो नाप लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये जो अपन मैं नाप ले रहा हूँ ना, अब चूंकि मुझे किनारे किनारे पे चाहिए तो मैं इसको यूँ फीते से अपन डालेंगे, तो इसको पहले मैं यूँ नापूंगा, फिर यूँ नापूंगा, फिर यूँ नापूंगा और फिर यूँ नापूंगा, कैसे कर लो, चाहे मैं यूँ नापूंगा, लेकिन किनारे किनारे नापेंगे। तो जब किनारे किनारे नापते हैं ना अपन, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, रनिंग फिट। क्या बोलते हैं, रनिंग फिट नापी है मैंने, क्या जोड़ लिया, 10 यूँ है सर, 3 13, फिर 10 यूँ है ऐसे 23 हो गया और 3 यूँ है तो 26, तो 26 रनिंग फिट है ये, समझ गए। ये दूसरा नाप लेने का तरीका क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं स्क्वायर फिट। ये तो रनिंग फिट है, दूसरा स्क्वायर फिट। स्क्वायर का मतलब हो जाता है गुणा। अब जैसे क्या है कि ये जैसे जो बीच में है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को यहाँ पे मिट्टी डालनी है, जो मैंने ये नेट शेप में बना रहा हूँ, ये मिट्टी डालनी है, बीच का सरफेस एरिया निकालना है। तो अब सीधी सी बात है, जब ये बीच का जब मेरे को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, ये था 10 और ये था 3 इधर, तो 10 गुणा 3 कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये 30 स्क्वायर फिट आ गया। ये आया कि नहीं आया, क्योंकि मेरे को बीच का इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर फिट में आ जाता है, और ये जो अपन जिसको अपन बोलते हैं ना परिधि या पैरामीटर, ये आता है रनिंग फिट के अंदर। तो अपन जैसे तारबंदी कर रहे हैं, तो मैं इस खेत की तारबंदी इसकी मैंने यूँ ऐसे ये ऐसे तार लगा दिया, तो कितना फिट हो गया ये अपन ने, तो टोटल फिट नाप ली, उसको 100 से गुणा कर दिया, 100 रुपये प्रति मीटर। तो जैसे पता चला कि 25 फिट जैसे ये लगा है, या मीटर जैसे मीटर में तो 30 मीटर लगा है, तो 30 गुणा 100 रुपये मीटर, तो 3,000 रुपये का अनुदान हो गया। और लास्ट के अंदर है 40,000। इन तीनों में से जो भी कम है वो मैं तुमको पैसे दे दूँ। 10,000 है, यहाँ आ रहा है 3,000 या 40,000, तो कितना मिलेगा इसको मुआवजा, 3,000 रुपये का, 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से रनिंग फिट। ये नाप लिखा हुआ है रनिंग फिट के अंदर, इन तीनों नाम। समझ गए। ऐसे नहीं समझ में आई कि भाई एक तो टोटल बजट बता दो तुम तुम्हारा, कि पिलर विलर वगैरह सब लगा कि तुम देख लो क्या कीमत आ रही है। तो सर कोटेशन दिया हमने 50,000 का, तो 50,000 25,000 50% मिलेगा ना, तो 25,000 कोटेशन में तुम बताओ, ठीक है ये तुम्हारे नहीं पहुंचा रही ज़्यादा है, तो रनिंग फिट बता दो कितना नाप है, उसमें तुम छोटे किसान हो तुमको 100 रुपये प्रति मीटर मिलेगा। तीसरा ये है कि सीधे हमसे तो 40,000 रुपये ले लो, तुमको जो जैसे वैसे तारबंदी तुम कर लो, जो भी कम है वो हम तुमको, ऐसे है वैसे सीधा सा सिस्टम है ना। तो इस टेबल को बस ध्यान में रखो। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये तो हो गया छोटा किसान, ठीक है, छोटे व सीमांत, एक मिनट, छोटे का है सीमांत का है यहाँ, ये सीमांत, ठीक है, 60% देंगे, 120 रुपये मीटर देंगे, और 48,000 रुपये की जो भी कम हो, तीनों में चल रहा है। फिर देखो लास्ट के अंदर इसमें एक अच्छी चीज़ लिखी हुई है, 10 किसानों का समूह, 15 हेक्टेयर भूमि उनके पास हो जाती है। 10 किसान कैसे, जैसे मैं बता रहा था कोऑपरेटिव फार्मिंग, कि जैसे ये छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है, लेकिन 10 किसान एक साथ जुड़ गए और उन्होंने अपना एक खेत बना लिया, और एक खेत बना के सर कि ठीक है ये 10 हम एक खेत बना रहे हैं, और इस पूरे एक खेत के 10 की खेतों की अपने एक इकाई बना दी, और इनको एक तारबंदी के अंदर अपन ले लेंगे। कल बताया जैसे मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग वो,
तो 10 किसानों का समूह, उनके पास 15 हेक्टेयर भूमि हो गई, 1 हेक्टेयर के अंदर 4 बीघा, तो वो होगी 60 बीघा। इनको अपन 70% तक तो मतलब जो कॉस्ट आ रही है तो उसका दे देंगे, या 140 रुपये मीटर इनको दे देंगे, या 56,000 रुपये दे देंगे, जो भी कमाए इन तीनों में से। तो 40, 48, 56, ये तो तीन तो ये है 40, 48, 56। फिर नाप में रनिंग फिट अपन देखें तो 100, 120 और 40 है ना, 100 रुपये, 120 और 40। ठीक है, इधर अपने 5, 6 और 7। ठीक है, अब देखो ये याद कैसे रहेगा मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले ये देखो 12 और देखो ये, ठीक है, ये अपन जैसे अपन देखते हैं ये 12 है ना, तो भारतीय 48, ठीक है, 12 चौक 48, ठीक है। अपन 14 एक हम देखते हैं तो 14 चौकों ये 4 से गुणा हो रहे हैं ये सारे, ठीक है। और मतलब ये तो इधर लिख दो 50, 5, 6, 7, 50, 60, 70, ठीक है, ये 100 आ गया। अब आगे आगे क्या चलेगा अपने 120 और 140, फिर 12 चौको 48, 48,000, 14 से अपन गुणा करेंगे ये मतलब 14, 14 चौको 56, तो 56,000। और ऊपर वाला सबसे ऊपर का है 40, भाई 4 ना, ये 4, फिर ये इधर 4 से गुणा हो रहा है, ये 4 और ये 4, कहने का मतलब 40,000, फिर 4 से अपन इसको गुणा कर देंगे, 12 से तो 48,000 और 140 को गुणा 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56। ऐसे करके अपनी ये टेबल ये बन जाएगी। किसान 3 तरह के हैं अपने, छोटे सीमांत, फिर सीमांत, ठीक है, और तीसरा है 10 किसानों का समूह। ऐसे ये टेबल है ये पूरी, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ये और दिया हुआ है जैसे 400 रनिंग मीटर तक कि जैसे अपन नाप रहे हैं 100 रुपये मीटर, 120 रुपये मीटर, 140 रुपये मीटर, तो कितने मीटर तक अपन मैक्सिमम नाप ले सकते हैं? 400 मीटर। पता चला वो तो अपने घर भर को सबको शामिल कर रहा है, नहीं, ठीक है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई आपकी इस खेत की नापेंगे? 400 मीटर। भाई ये 10 किसानों की खेत अपन ले रहे हैं, तो पता चला कि वो तो सर 800 रनिंग मीटर हो रहा है, लेकिन नहीं, अपन कितना ही लेंगे? 400 रनिंग मीटर। सीधी सी बात है, इन तीनों में से जो भी कम है, या तो टोटल बजट देख लो, या रनिंग फिट नाप देख लो, या एक मुश्त जो मुआवजा है 40,000, 48,000 और 56,000 वो देखिए। ये 40, 48 और 56 याद रखना। एक तो और तरीका और है, देखो इसके अंदर अपन ने 8 जोड़ा, 40 में 8 जोड़ा, कितने आ गए? 48 में 8 जोड़ा, बस खत्म। ये 100, 120 ही इधर, ये 5, 6, 7 है, 5, 6, 7, 100, 120 और 140, 20 जोड़ते गए ना, इधर 20 जोड़ा और इधर 20 जोड़ा, खत्म, बन गई अपनी टेबल। ऐसे तो ये थी अपनी कौन सी योजना? तारबंदी योजना। माइक्रो के रूप में देखें तो क्या तारबंदी समझिए गया 2017 से, पहले शुरू में तिलहन और ऑयल मिशन के साथ में थी, आज वर्तमान में ये राजीव गांधी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का हिस्सा है, ठीक है। अगर अपन बात करें प्रतिशत के रूप में लाभ देने की, तो लागत का तो 50%, 60% या 70%। रनिंग फिट में अब अगर पर मीटर बात करें तो 100 मीटर या 120 मीटर या 140 मीटर। एक मुश्त राशि की बात करें तो 40,000, 48,000 या 56,000। छोटे किसान, सीमांत किसान या 10 किसानों का समूह, या 10 किसान लिखा। ऐसे है अपनी तारबंदी योजना, ठीक है। 9 नंबर। 10वां आता है भूमिहीन श्रमिक। 9 नंबर निकालो एक बार, तारबंदी निकालो, तारबंदी वाला मिल गया, एक बार रीडिंग लगाओ उसकी तारबंदी की। और नेक्स्ट देख लेते हैं अपन 10th लास्ट इसमें, वो है अपनी भूमिहीन श्रमिक, है ना। भूमिहीन, देखो भूमिहीन से क्या पता है, ये क्या है, इसके पास खुद की भूमि नहीं है, ये दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, ठीक है। ये बजट 2023 के अंदर एक घोषणा हुई राजस्थान की। इसमें क्या है, राजस्थान कृषि संबल मिशन इसके लिए चलाया गया, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, है ना। मतलब श्रमिक है लेकिन उसको एम्पावर करने के लिए इसमें क्या दिया जा रहा है? प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण किस चीज़ का? कौशल विकास प्लस क्षमता निर्माण, कि खेती के अलावा तुम और क्या कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर क्या हो गया, जैसे और किसी भी तरह के जैसे काम है, जैसे फॉर मान लो हस्तकला संबंधी देख लिया, चमड़े संबंधी कोई काम देख लिया, हस्तकला संबंधी कोई काम देख लिया, ठीक है। और जैसे गांव में किसी भी तरह का जैसे वो काम कर सकता है, वो काम की उसमें क्षमता डाली जाती है। फर्नीचर का जैसे काम है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिशियन का काम है सारा, तो ये भूमिहीन श्रमिक, समझ गए, लेबर के रूप में काम करते हैं, फील्ड पे खुद की भूमि नहीं है, ये तो बजट था। तो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल, समझ गए। तो इसमें ये जो इसका है, ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है, तो ये 2 दिवसीय है। और ये कौशल विकास इसके अंदर ये लिख लो बस, कौशल, ये कौशल डालना उसके अंदर। कौशल डालने से वो जो एक श्रमिक वाली उसकी डेफिनेशन है
वो खत्म होगी। इतना सा इसके अंदर है बस। भूमि श्रमिक राशन कृषि श्रमिक संबल मिशन, दोनों ऐसे आ रहा है, कृषि श्रमिक श्रमिक संबल SS, ठीक है, 2 दिवसीय। ओके, फिर ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, एक बार इसकी रीडिंग लगाना। खाद्य सुरक्षा से मतलब क्या है कि ये जो अनाज का उत्पादन अपन जो कर रहे हैं, इस उत्पादन को अपन कैसे सुरक्षित बनाएं कि ये जैसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पता चला कि मानसून का जुआ है, अच्छा मानसून हो गया तो अच्छी होगी, बुरा मानसून तो बुरी। ये जो एक जो डाइसी जो नेचर है एग्रीकल्चर का, ये खत्म होना चाहिए। तो इस डाइसी नेचर के अगेंस्ट में अपन को सुरक्षा चाहिए, तो अपन क्या क्या ऐसे कदम उठाएं कि ये जो खाद्यान्न उत्पादन अपन जैसे देखते हैं कि 254 था अभी अपने, 254 लाख मिलियन टन है ना, गलती से 245 लिखा गया था, फिर मैं इसको सही करूँ, 254 है, कल कराया था करेक्शन। तो ये है, तो अपन ने देखा कि पिछली बार से कम है। अब पता चला कि अगली बार कुछ और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी, 200 लाख मिलियन टन ही हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बढ़ता हुआ या तो स्टेबल है या बढ़ता हुआ ही जाना चाहिए। तो ये इसके लिए अपन ये खाद्य सुरक्षा मिशन ये चलाया हुआ। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है उसको एक बार रीडिंग लगाना, है ना। एक अपन ने यहाँ पे देखा था, ये देखा था अपन ने तारबंदी वाला, इसमें ये 10 किसानों का ये 5 हेक्टेयर है ना, ये 15 नहीं है, तो ये ब्रैकेट बना हुआ था वैसे में लगा, ये 5 है, 5 10 किसान और 5 हेक्टेयर हो गए। तो 5 हेक्टेयर का मतलब हो गया करीबन 20 बीघा, 520, समझ गए। तो ऐसे करके ये है, ये मैंने आपको दिया मैटर, ये PDF के अंदर और अवेलेबल करा दूंगा। बाकी स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार पूरा फेयर करके इसको आप ऐसे लिखो, है ना। खाद्य सुरक्षा मिशन का देखो, जैसे ये पूरा, ये जैसे गेहूं का 14 जिलों में, मोटे अनाज का मक्के का 5 जिले में, जौ का 7 जिलों में, ज्वार का 10, बाजरा 21, ऐसे। फिर एक TBOs वाला है, ये TBO जो है ना, ये ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे जैतून, महुआ, जेट्रोफा RS में इसके अंदर आया था, जिनसे अपन बायोफ्यूल बनाते हैं। TBO एक आएगा कॉन्सेप्ट, TBO ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स, ऐसे ऑयल सीड्स जो ट्रीज पे लगते हैं। वैसे तो अपन सरसों देखते हैं तो पौधों पे लगते हैं, प्लांट्स पे, प्लांट पौधा होता है छोटा, ट्री वृक्ष बड़ा होता है। तो TBO क्या है, ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स। ओज वो गलत लिख दिया हिंदी में, वो TBO ही लिखता है बस। इसको पढ़ना। सतत कृषि विकास मिशन है 13 नंबर, इसको पढ़ना, यहाँ तक 13 तक ही यहाँ अपने। फिर कृषि वानिकी है यहाँ, और 14 परंपरागत कृषि से आगे अपन देखेंगे, है ना। तो इनको एक बार जैसे फेयर कर लेना, उतार लेना, फिर अपन जब कल क्लास अपनी चलेगी तो वो इसमें आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये था इसके अंदर। कल अपन आगे यहाँ से पढ़ेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से।